हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे बीएमपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल ही हम लोगों ने क्लास 12 का पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि चैप्टर जो था लैंगिक जनन की क्रिया, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया नामक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हमने लगभग कल के लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया था। हम लोगों ने कल सीखा था पुष्प की संरचना। हम चाहते हैं 2-4 मिनट में पिछला लेक्चर जो हुआ था हमारा वो रिवीजन हो जाए। फिर से आज देखेंगे आगे का टॉपिक इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा जाना था, मैं 2-4 मिनट में पूरा करने का प्रयास करती हूँ, समझाने का प्रयास करती हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि कोई किसी भी पादप में जो मुख्य जननांग हुआ करता था वो था पुष्प। मुख्य जननांग का मतलब जो भी जनन, पादपों में जनन की प्रक्रिया होने के लिए जो भी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जो होती है पुष्पों में ही होती है। मुख्य जनन अंग जो होता है किसी पादप में पुष्प ही होता है। तो कल हम लोगों ने पुष्प की संरचना देखा था और साथ ही साथ ये देखा था कि पुष्प आया कहाँ से था। बताया ये गया कि किसी पादप का जो प्ररोह तंत्र होता है, यानी जो तने वाला भाग होता है, जमीन के ऊपर वाला भाग होता है, उसमें तने होती हैं, शाखाएं होती हैं और कहीं न कहीं हार्मोन्स परिवर्तन के कारण उन शाखाओं में पुष्प कलिका का निर्माण हुआ था और वही पुष्प कलिका ग्रो करके, वृद्धि करके पुष्प का निर्माण किया था। तो बताए थे जो पुष्प कलिका जो होती है पहले लंबाई में डंठल जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसको पुष्प वृंद कहा गया था, और वही पुष्प वृंद आगे बढ़ चल करके थोड़ा सा स्वेल हो गया था, फूल गया था, जिसको पुष्पासन कहा गया था। और उसी पुष्पासन पर जो पुष्प का मुख्य भाग हुआ करता है, जैसे कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, यानी कि बाह्य दल पुंज, पुंकेश, पुमंग और जायांग। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल चर्चा किया था कल की क्लास में कैलिक्स के बारे में, यानी कि बाह्य दल पुंज के बारे में। बाह्य दल पुंज बताया गया था कि यह बाह्य दल पुंज जो होता है किसी भी पुष्प का प्रथम चक्रीय भाग होता है, यह हरे रंग का भाग है, यह हरे रंग का होता है और इसका फंक्शन होता है, इसका कार्य होता है पुष्प की कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। पुष्प का जो आंतरिक भाग होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना। और जो बाह्यदल पुंज की इकाई बताई गई वो बताई गई थी बाह्यदल, यानी कि सेपल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा जो भाग था, दूसरा चक्रीय जो भाग था उसको कहा गया था दलपुंज। दलपुंज जो था किसी पुष्प का दूसरा चक्रीय भाग था और ये रंगीन कलर का भाग था। रंगीन होता है, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है, लाल, हरे, पीले, नीले। और इसी पुष्प को देख करके हम लोग पुष्पों की तरफ, इसी भाग को देख करके, यानी कि कैरोला को ही, दलपुंज को ही देख करके हम लोग अट्रैक्ट होते हैं पुष्पों की तरफ। और दलपुंज की इकाई पेटल बताई गई, दल बताई गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक भाग का यूनिट याद रखिएगा। उसके बाद बताया गया था पुमंग के बारे में। पुमंग जो होता है नर जनन अंग होता है पुष्पों में, और पुमंग की इकाई जो होती है पुंकेसर होती है। और साथ ही साथ पुंकेसर के बाद हम लोगों ने सीखा था स्त्री जायांग के बारे में। जायांग जो थी वो पुष्प का मादा जनन अंग था और इस मादा जनन अंग में, यानी स्त्री केसर जो होती है, जायांग का यूनिट है स्त्री केसर, और स्त्री केसर में ही मादा युग्मक का निर्माण होगा। कहीं न कहीं मादा युग्मक, जो ये स्त्री केसर था हम लोगों ने देखा था ये 3 भागों से मिलकर के बना था, स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय। तो इनके बारे में डीप में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, ये टॉपिक रहेगा परागकोश, लघु बीजाणु पर्णन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैं इस पूरे चैप्टर का सारांश बताना चाहती हूँ। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो किसी भी पुष्पी पादप में, कोई भी पादप हो या पादप को छोड़िए, हम जैसे हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें भी निषेचन की प्रक्रिया होने से पहले कुछ न कुछ संरचनाएं होती हैं और कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं शरीर में। फिर उसके बाद निषेचन होता है, कहीं युग्मक संलयन होगा तब जाकर के निषेचन होगा, और निषेचन के बाद भी कुछ संरचनाएं और घटनाएं होंगी। इसी तरह से पादपों में होता है, पादपों में भी निषेचन से पहले कुछ संरचनाएं और घटनाएं होती हैं। जिसे पादपों में निषेचन नहीं होगा उस समय पुंकेसर बनेगा। पुंकेसर कल हम लोग चर्चा किए थे, आज भी अभी करने वाले हैं। ये पुंकेसर 2 भागों से मिलकर के बना था, बताया गया था परागकोश और कुंतल। परागकोश और कुंतल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परागकोश के बारे में। तो पुंकेसर के बारे में, यानी पुंकेसर कल बताया गया था क्या होता है, परागकोश। ध्यान दीजिएगा ये है परागकोश। उसके बाद इसी परागकोश में लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी। अभी हम इस टीएस सेक्शन से कट करेंगे, परागकोश को देखेंगे लघु बीजाणु धानी कहाँ है। और उस लघु बीजाणु धानी के अंदर एक घटना घटित होती है जिसको लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये एक प्रक्रिया है
और हम लोग पढ़ रहे हैं संरचनाएं भी पढ़ रहे हैं, घटनाएं भी पढ़ रहे हैं, यानी कि वहां देखेंगे क्या कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है अंदर। साथ ही साथ इस लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के होने के बाद उसमें माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है, और वो परागकण किस तरह से विकास करते हैं और परागकोश किस तरह से स्फुटित होकर के जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं। पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे आएगी आगे अभी हम सीखेंगे। साथ ही साथ ये तो था पुंकेसर के बारे में, यानी कि किसी पुष्प में जो नर जननांग होते हैं उसमें क्या परिवर्तन, क्या संरचनाएं, क्या घटनाएं होती हैं, इस लाइन में आप लोगों को बताई सिखाई गई पहले पॉइंट में। ये दूसरा पॉइंट बता रहा है किसी भी पुष्प में जो स्त्री केसर होती है उस स्त्री केसर में क्या संरचनाएं होंगी, उस स्त्री केसर में क्या संरचनाएं और क्या घटनाएं घटने वाली है, इसके बारे में सुनिएगा। स्त्री केसर के बारे में हम लोग जानेंगे, कल भी बताया गया था स्त्री केसर जो होता है 3 भागों से मिलकर के बना होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और उसके बाद ओवरी के बारे में सीखेंगे। उस ओवरी के बारे में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको बीजांड कहा जाता है। बीजांड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, आंतरिक संरचना देखेंगे, साथ ही साथ उस बीजांड के अंदर एक घटना घटती है, उस घटना को गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा गया। और उस मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बाद यानी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बाद मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और वो गुरु बीजाणु जो होते हैं किस तरह से भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, किस तरह से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया इस चैप्टर में हम लोग जानने और सीखने वाले हैं। उसके बाद जब इधर परागकणों का निर्माण हो जाएगा और इधर मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा, दोनों यानी कि दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में यानी किसी पुष्प के पुंकेसर से जो परागकण होते हैं वो किसी पुष्प के स्त्री केसर पर जाकर के मिलने की प्रक्रिया जो होती है, जाने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण भी दो टाइप का होता है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्व परागण और पर परागण, इसमें सीखेंगे हम लोग 2 टाइप का होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो निषेचन होता है वो क्या होता है, युग्मक संलयन, यानी कि परागकण और अन्य कोशिका के मिलने की प्रक्रिया जो होती है युग्मक संलयन कहलाती है। यही त्रिसमयकन की प्रक्रिया कहलाती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उसमें दोहरा निषेचन होता है। कैसे क्या होता है प्रक्रिया, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो सिखाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन होता क्या है। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन होने के बाद किसी पुष्पी पादपों में क्या संरचनाएं होती है, क्या घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है, उसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है, और किसी पुष्प में यानी किसी पादप में पुष्प बनने के बाद उसमें फल बीज का निर्माण कैसे होता है। इस यहाँ तक का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, तब जाकर के कहीं हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। तो बच्चे आई होप आप लोग ये छाप लिए होंगे, नए छापे हैं तो छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परागकोश यानी कि लघु बीजाणु पर्व, इनके बारे में सीखते हैं बच्चों। ये क्या बना हुआ है, किसी जो पुंकेसर हुआ करता है किसी पुष्प का नर जननांग, उसका जो यूनिट था पुंकेसर, ये बना हुआ है पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर जो हुआ करता है वो 2 भागों से मिलकर के बना है, कुलतंतु और परागकोश। कल भी बताया था कुलतंतु और परागकोश, फिलामेंट और एंथर। इस परागकोश के बारे में सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले परागकोश के बारे में एनसीईआरटी, साथ ही साथ आप लोग बच्चे क्लास अटेंड करते समय, क्लास लेते समय आप लोग एक नोटबुक साथ में लेकर के बैठिए, पेन लेकर साथ में बैठिए, कम से कम एनसीईआरटी साथ में रखिए। तो ध्यान दीजिएगा परागकोश जो होता है ये द्विपालित संरचना है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ एक पाली है और दूसरा पाली यहाँ, एक पाली और दूसरा पाली, यानी कि इस लाइन परागकोश के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होता है द्विपालित संरचना है, बाइलोबी स्ट्रक्चर होता है। और इस द्विपालित संरचना को टीएस सेक्शन से कट किया गया, ट्रांसफर सेक्शन से जब कट किया गया तो संरचना कुछ इस तरह का लिखा बच्चों, संरचना कुछ ऐसी लिखी, संरचना कुछ ऐसी इस तरह की लिखी। संरचना कुछ इस तरह से देखिए, ये द्विपालित संरचना देखिए, एक पाली यहाँ है, एक पाली यहाँ है, द्विपालित संरचना। और फिर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने के बाद यहाँ क्या देखने को मिला, इस द्विपालित संरचना में ये देखिए
बहुत ध्यानपूर्वक देखने पर संरचना जो थी कुछ इस तरह से देखने को मिली। संरचना कुछ इस तरह को देखने को मिली। संरचना यहाँ देखिए कुछ इस तरह से संरचना को देखने को मिली, यानी कि इसका ये एक लोब तो ये था, द्विपालिक संरचना के बारे में बताया गया। एक लोब पूरा ये दिख रहा है, एक लोब ये दिख रहा है। इस द्विपालिक संरचना में भी ये द्विकोष्ठकी कर सकते हैं। इस द्विकोष्ठ कई कोष्ठक देखने को मिले। इस द्विपालिक संरचना में ये 4 कॉर्नर कई कोष्ठक देखने को मिले। यहाँ देखिए 4 कोष्ठक, जैसे कि ऐसे ही मान लीजिए हम इस रूम में हैं, हमारे इस रूम में एक रूम में 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, उसी तरह से इस परागकोश की द्विपालिक संरचना में 4 कॉर्नर 4 कोष्ठक दिखने को मिले। पहला कोष्ठक, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं दिख रहा है तो हम दिखा दिए आप लोगों को। ऐसे परागकोश की द्विपालिक संरचना में 4 कॉर्नर 4 कोष्ठक देखने को मिलते हैं और प्रत्येक ये कोष्ठक है और प्रत्येक कोष्ठक जो होते हैं, प्रत्येक कोष्ठक का नाम दिया गया लघु बीजाणुधानी। ये है लघु बीजाणुधानी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यानी कि कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ। अब हम लोग सीखने वाले हैं आगे जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, इस लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सीख लिए, अभी हमें बताया गया कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती है। यहाँ पर हम किसी 2 लघु बीजाणु की संरचना को अभी दिखाए हैं, लेकर तो एक को ही चलेंगे, एक के ही बारे में आगे लेकर के पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं इस लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणुधानी में सबसे इसका जो बाहरी स्तर होता है ये वाला स्तर, ये वाला स्तर, इस सबसे बाहरी स्तर को इनको कहा जाता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहा जाता है। ये इसका एपिडर्मिस। उसके बाद क्या देखने को मिला, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, किसी परागकोश में बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये लघु बीजाणुधानी की संरचना में बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो सबसे बाहर जो स्तर होती है वो होती है बाह्य त्वचा। और उसके बाद जो दूसरी स्तर होती है ये है दूसरी स्तर, ये है दूसरी स्तर। ये जो दूसरी स्तर होती है इसको कहा जाता है एंडोथीसियम, यानी कि हिंदी में बोले तो अंतस्त्वचा कहा जाता है इसको, अंतस्त्वचा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और ये बाह्य त्वचा जो होती है, एपिडर्मिस जो होती है, एक की ही संख्या में होती है, यानी एक ही लेयर इसकी होती है। और एंडोथीसियम भी एक की ही संख्या में होती है, इसकी भी एक ही लेयर होती है। उसके बाद क्या देखने को मिला, अंदर की तरफ एक लेयर और देखने को मिला, देखिएगा बच्चों। और इस लेयर का जो, यानी कि लेयर संख्या में 1 से 3 के बीच हो सकती है। और इस लेयर का नाम था, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली जो 2 लेयर दिख रही है हमने दिखाया, इनका नाम है मध्य त्वचा। मध्य त्वचा, मिडिल लेयर, ये है मिडिल लेयर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मिडिल लेयर जो होती है अलग अलग पादपों के पुंकेसर के परागकोश में अलग अलग इनकी संख्या हो सकती है। मिडिल लेयर की संख्या 1 से 3 हो सकती है, यानी किसी पादप में हो सकता है मिडिल लेयर 1 हो, किसी में 2, किसी में 3, 1 से 3 के बीच इनकी संख्या होती है। और लास्ट में ये जो चौथी लेयर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो चौथी लेयर है, इस लेयर का नाम है, इसमें इस लेयर का नाम है, रेड कलर से हमने इस लेयर को दिखा दिया, इस लेयर का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथी लेयर रेड कलर से हमने बनाया है, इस लेयर का नाम होता है टैपिटम। बनाया रेड कलर से, लिख रहे हैं ब्लैक से नहीं, क्योंकि रेड कलर दिख रहा है बोर्ड पे शायद, तो इनका नाम है टैपिटम। टैपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, बहुत ही इनका बड़ा योगदान होता है टैपिटम का परागकोश के ग्रो करने में, वृद्धि करने में। ये टैपिटम जो है। और सुनिएगा बच्चों, इस टैपिटम के अंदर भी कुछ रहेंगे, यहाँ तो खाली स्थान दिख रहा है, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ रहेंगे। तो यहाँ टैपिटम के अंदर ढेर सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और इन ढेर सारी कोशिकाओं के समूह को
लघु बीजाणुजन कोशिका कहा गया, लघु बीजाणुजन कोशिका। और एनसीईआरटी ने क्या दिया है इनका नाम, लघु बीजाणुजन कोशिका का एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है। स्टार्टिंग में ये कोशिकाएं जब वृद्धि नहीं की रहती हैं, इन्हीं लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को ही कहा गया प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिएगा। ये कोशिकाएं जो होती है द्विगुणित कोशिका होती है। अब इन्हीं लघु बीजाणुजन कोशिकाओं से ही, लघु बीजाणुजन कोशिकाओं से ही निर्माण होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का, और वही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहीं न कहीं विकास करके लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी, और लघु बीजाणु जो होगा वो वृद्धि करके कहीं न कहीं परागकणों को बनाने वाले हैं। तो कल के टॉपिक में आज के लिए बच्चों इतना ही, बस ये सीखिएगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रही हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ा परागकोश के बारे में, परागकोश की संरचना को देखा। इस परागकोश, ये परागकोश आया क्या, हमने देखा पुंकेसर दो भागों से मिलकर के बना था, पुंतत्व और परागकोश। परागकोश जो था वो द्विपालिक संरचना था, और ये ध्यान दीजिएगा दोनों पालियों को जोड़े रखने का कार्य संयोजित करता है, कलेक्टिव टिश्यू संयोजित करता है। और ये संयोजित ऊतक जो होता है मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं का बना या कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दोनों पालियों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हमने देखा इस द्विपालिक की संरचना में कहीं न कहीं बहुत ध्यान से देखने पर ये सब संरचनाएं एनसीईआरटी में बनी हुई है, बुक देखें उठाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं द्विपालिक संरचना हमने बहुत ही केयरफुली देखा तो उसमें 4 कॉर्नर देखने को मिले, 4 कोष्ठक देखने को मिले, और प्रत्येक कोष्ठक को लघु बीजाणुधानी कहा गया। उसके बाद हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखें। कहीं न कहीं लघु बीजाणुधानी में ये मुख्य 4 स्तर हुआ करती हैं, ये मुख्य 4 स्तर हुआ करती हैं। पहला स्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा। फंक्शन भी बता दे रहे हैं लाइन में 1-2 मिनट में। ये जो बाह्य त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा अंदर के सभी स्तर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। जैसे हमारे शरीर में हमारा स्किन क्या कर रहा है, हमारी आंतरिक संरचनाओं को प्रोटेक्ट बचाए रखने का, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, कुछ उसी तरह से बाह्य त्वचा इसमें यही कर रहा है। फिर उसके बाद ये जो अंतस्थ त्वचा और मध्य त्वचा जो होता है, यानी कि एंडोथीशियम और मिडिल लेयर जो होता है, ये दोनों स्तर मिल करके कहीं न कहीं परागकोश में जब स्फुटन का समय, यानी जब परागकण बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएगा परागकोश, परागकोश में जब स्फुटन की प्रक्रिया होगी, कहीं न कहीं उस स्फुटन की प्रक्रिया को करने में, यानी स्फुटन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाले ये एंडोथीशियम और मिडिल लेयर मिल करके। और ये टैपिटम बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, टैपिटम का कार्य बताइए। टैपिटम का बहुत कार्य है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन हम बोल रहे हैं। एनसीईआरटी ने जो दिया है, एनसीईआरटी में दिया है कि टैपिटम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, जिससे लघु बीजाणुओं का माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो सके, यानी परागकण का निर्माण हो सके। यानी ये भी बोल सकते हैं परागकणों को पोषण प्रदान करता है ये टैपिटम। और साथ ही साथ युविष्काएं का निर्माण करता है, और स्पोरोजन कोशिकाएं जो होती हैं उसका निर्माण करेगा। स्पोरोपॉलिन होता है, जो कि अभी हम लोग जब परागकण की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। स्पोरोपॉलिन के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा ये टैपिटम लेयर जो होगा। और इनका तो मुख्य कार्य एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया गया है कि लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।